जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स का नेक्स्ट कांसेप्ट चल रहा है स्टेलर एवोल्यूशन। अब स्टेलर एवोल्यूशन क्या है इसको समझेंगे। एक्चुअल में इसका कंप्लीट कांसेप्ट ये है कि सर बर्थ ऑफ अ स्टार से लेकर डेथ ऑफ अ स्टार तक, जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है एक्चुअल में उसकी लाइफ होती है, उस तरह ये एक्चुअल में ये बर्थ ऑफ द स्टार स्टेलर एवोल्यूशन है। बर्थ ऑफ द स्टार के पॉइंट से लेकर हमारे पास डेथ ऑफ द स्टार तक ही हमारे पास चलेगा। हम इसको समझेंगे एक्चुअल में कैसे ये सारे सिनेरियोस वर्क करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सितारों के बारे में क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या चीज़ें, और क्यों लोग पुराने ज़माने में सितारों से हेल्प आउट लेते रास्ते को तलाश करने के लिए। अल्लाह ताला कुरान में पाक में क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा उसका आपको रेफरेंस दे देता हूँ। अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है, कुरान में सितारे के बारे में आयात ये हैं कि सितारे अल्लाह की निशानियां, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लिआयातिल लिउलिल अलबाब। सूरह आल इमरान आयत नंबर 190 है, तीसरी सूरत की, और ये मैंने वेरीफाई खुद की है। ठीक है। अच्छा, अब ये बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक और रात और दिन के बदन में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पुराने ज़माने में सितारों के अबाउट लोग हेल्प आउट करती थी, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दिया। अब भी लोग जो हैं कुतुब शुमाली और यहाँ जो हमारे पास डिफरेंट कंपसेस होती हैं, उससे हम लोग इन रास्तों में जो तरीकी या खुश्क रास्ते होते हैं या समंदरों में, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, सितारों के ज़रिए से ही रास्ता फाइंड करते हैं। या ऐसे इलाके जहाँ पे हमें कोई डायरेक्शंस का पता नहीं होता है, साइंस अभी भी उन इलाकों में इसी चीज से हेल्प आउट लेती है। किस चीज से? देखें, वो हुवल्लज़ी जअल लकुम नजूमी। ठीक है, ये पूरी आपके पास आयत है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम खुश्की और समंदर की तारीकियों में इनके जरिए रास्ता मालूम कर सको। तो और इसके बाद की आयत थी जिसका मफहूम ये था कि अल्लाह ताला ने खोल खोल के हर चीज़ों को बयान कर दिया है इसके अंदर, जो लोग समझ सकते हैं। मफहूम बता रहा हूँ, अल्लाह गलती को ताई अल्लाह पाक माफ़ करे। अब होता क्या था कि सारे रास्ते मालूम करने का तरीका भी है उन जगहों पे जहाँ पे खुश्की और समंदर की तारीखी हैं। ठीक है। अभी भी लोग समंदर में या खुश्की में रात के टाइम, खासतौर पे अंधेरे में, एक तो सारे रोशनी का जरिया, दूसरा खुश्की और समंदर में रास्ते को मालूम करने का एक तरीका था पुराने ज़माने के अंदर। अभी भी वो यूटिलाइज़ होता है, पुराने ज़माने में अभी भी यूटिलाइज़ होता है। और ये चीज़ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दी थी। फिर इन्न ज़य्यना समाअ दुनिया बिज़ीनतिन नुजूम, अल्लाह ताला ने सितारों को आसमान की जीनत बनाया। फिर शम्स वल कमर भी उस्मान, सूरह रहमान की आपने आयत पढ़ी है, सूरज चाँद एक मुकर्रर हिसाब के मुताबिक चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने सितारों का जिक्र कुरान पाक में क्यों किया, इसकी एक बड़ी डिटेल्स वीडियोस हैं, डिटेल डिस्कशन है, जो कि ब्लैक होल्स तक जाके मिलती है कि कैसे एक स्टार बनता है। अच्छा, और यही आयातें और भी बहुत सारी आयातें कुरान पाक में जिसमें अल्लाह ने सितारों का जिक्र किया, जैसे सूरह नजम में है, वन नजमी इज़ा हवा, वो है। ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला सितारों को डूबने का भी जिक्र करता है। और फिर क़यामत के करीब अल्लाह ताला बताता है कि जब क़यामत आएगी कुरान पाक में, तो क्या बताया जाता है कि सर आपकी जो सितारे हैं वो झड़ जाएंगे। तो बहुत सारी आयत इसके अलावा भी कुरान पाक में है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले एक्सप्लेन कर दी, साइंस आज उसको एक्सप्लेन कर रही है। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है सितारे बहुत बड़े निहायत गर्म प्लाज्मा के गोले हैं। ये अपनी रोशनी और हरारत खुद पैदा करते हैं। और हमारे सूरज भी एक सितारा है, बिल्कुल हमारी कहकशां मिल्की वे है, ये भी हमें पता है। काबिल मुशाहिद कायनात में अरबों की कहकशाएं हैं, ये भी हमें पता है, जिनमें सितारे से और दीगर जिसाम शामिल हैं। तो साइंस सितारों के बारे में क्या फरमा रही है, अल्लाह पाक ने सितारे के बारे में कुरान में क्या फरमा दिया था। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कुरान पाक के तर्जुमे के साथ कि अल्लाह ताला एक्चुअल में क्या फरमाते हैं। अब चलते हैं स्टेलर एवोल्यूशन की तरफ। स्टेलर एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्टेलर एवोल्यूशन एंड हाउ इट विल हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ। और ये एक्चुअल में फिनोमिना क्या है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था ये फिनोमिना क्या है। अब ये फिनोमिना है हमारे पास स्टेलर एवोल्यूशन, ये है कि सर व्हाट इज स्टेलर एवोल्यूशन। स्टेलर एवोल्यूशन में मुझे सबसे पहला पॉइंट बता रहा है, सबसे पहला पॉइंट स्टेलर एवोल्यूशन का बता रहा है कि स्टेलर एवोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट में ये बता रहा है कि आपके पास
Stellar evolution is the complete life cycle of star from its birth until its death. स्टाइलर एवोल्यूशन जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है किस चीज का, एक स्टार के पैदा होने से डेथ तक का। जैसे एक इंसान पैदा होता है, फिर ग्रो करता है, फिर जवानी की उम्र में आता है, फिर ऐसा ऐसा बुढ़ापे की तरफ जाता है। स्टाइलर एवोल्यूशन भी सिंपल एक ऐसा ही आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद लाइफ अब और ये जो स्टेलर एवोल्यूशन है ये डिपेंड किस पे करता है, इसका लाइफ टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है लाइफ टाइम। सर वो डिपेंड करता है इसका लाइफ टाइम इस मैस पे। ग्रेटर मैस फ्यूल कंजम्पशन शॉर्टर लाइफ। वो सारे जो बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करते हैं, बहुत ज्यादा फास्टली मूव करते हैं, उनकी लाइफ बहुत शॉर्टर होती है। और वो सितारे जो कि स्लोली मूव कर रहे हैं उनकी लाइफ लॉन्गर होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बाइक है, उसमें सेम टैंक्स हैं, सेम टैंक्स में सेम लीटर्स पेट्रोल है, ठीक है। उस पेट्रोल में एक बाइक जो है बहुत फास्टली मूव करती है, जाहिर सी बात है उसके जो पेट्रोल है बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। और फिर जो दूसरी बाइक है जो स्लोली मूव कर रही है, नॉर्मल स्पीड से मूव कर रही है, उसका जो पेट्रोल है वो इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं होगा, उसकी लॉन्गर लाइफ होगी। तो ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखें कि सर लाइफ ऑफ अ स्टार जो डिपेंड करती है उसके मैस के ऊपर कि एक्चुअल में उसका मैस क्या है, ठीक है। और मैस डिफाइन करेगा कि सर अगर ग्रेटर फ्यूल कंजम्पशन है तो लाइफ शॉर्टर होगी, और अगर स्मॉलर मैस है तो फिर आपके पास क्या होगा, लॉन्गर लाइफ होगी। ये बात याद रखना कि मैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लाइफ, ठीक है। मैस ज्यादा होगा, लाइफ शॉर्टर होगी। ये पॉइंट याद रखना यहाँ तक, होपफुली यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। फिर इसके बाद हम इस चीज को समझते हैं कि सर हाउ द बर्थ ऑफ स्टार, स्टार की बर्थ होती कैसे है। अब स्टार क्रिएट होते ही आपने 8-7 साइंस की क्लास में भी पढ़ा होगा स्टार की जो बर्थ है। सर स्टार की बर्थ होती है ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। अब जब बहुत बड़े पैमाने पे जो क्लाउड है और गैस है, डस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस जब मिल जाते हैं तो वो निब्यूला बनाते हैं, ठीक है। अब निब्यूला क्या है, निब्यूला करता है ग्रेविटी पुल्स गैस टुवर्ड्स द सेंटर। और निब्यूला जब बनता है तो ये क्या होता है, जो गैस है ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। जब ग्रेविटी उस गैस को अपनी तरफ खींचती है तो कंप्रेशन बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, आप एक बैलून है, बैलून को आप कंप्रेस करें, जब आप बैलून को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन क्या क्रिएट करेगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस बैलून के अंदर एयर के, वो उसको बहुत नियरेस्ट करता जाएगा, ठीक है। तो जब वो बहुत नियरेस्ट होते जाएंगे आपके पास तो जाहिर सी बात है कंप्रेशन इंक्रीज होगा। और जैसे ही कंप्रेशन इंक्रीज होगा वी नो दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस। हमने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी, बॉयज लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा कि सर जब कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, कंप्रेस करते रहेंगे किसी चीज को, कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, कंप्रेशन के बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। पेन पॉइंट है कि सर टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे करीब हो गए, कोलिजन बढ़ गई उनकी देर दनादन, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, वन फाइनली प्रोटोस्टार विल बी फॉर्म। प्रोटोस्टार यंग डेवलपिंग स्टार है, ये कंप्लीट स्टार नहीं है, ये यंग डेवलपिंग स्टार मतलब ये वो स्टार है समझ जो अपनी जवानी के अंदर आ गया, समझ प्रोटोस्टार वो है, ठीक है। तो यंग डेवलपिंग स्टार ये अभी बन रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, ये कंप्लीट स्टार नहीं है। इसको इस बारे में इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया था इसका। अब जब प्रोटोस्टार बन जाता है तो प्रोटोस्टार बनने के बाद अब स्टेबिलिटी कैसे कायम होती है इसको समझना, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बैलेंस ऑफ फोर्सेस इन अ स्टार, इनसाइड अ स्टार टू मोर फोर्सेस एक्ट। एक फोर्स है ग्रेविटी की, ग्रेविटी क्या कह रही है, ग्रेविटी ये जो एरो हेड आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेविटी जो है सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रही है गैस के, ठीक है, जैसे मैंने बैलून की एग्जांपल दी। और गैस का प्रेशर क्या है, वो आउटवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। हम जब किसी बैलून को ब्लो करते हैं, हवा भरते हैं उसमें, वो क्या होता है बाहर की जाने की कोशिश करता है, फूलता है, ठीक है। इन्फ्लेटेड बैलून अगर हम बात करते हैं उसकी, मैं अगर उसको कंप्रेस कर रहा हूं, अगर मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं तो ग्रेविटी इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रही है, जबकि गैस के प्रेशर जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो आउटवर्ड मूव करना चाह रहे हैं। अब इन दोनों का जो फोर्सेज है वो सेम हो जाती हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, दोनों का जो फैक्टर है वो सेम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस प्रेशर जो आउटवर्ड मूव कर रहा है और जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, इससे ये इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब स्टेशनरी होता है, हाइड्रो का मतलब इसके अंदर गैसेज हैं डिफरेंट तरह के, हाइड्रोजन, हीलियम, ये तरह की। तो कहता है व्हेन आउटवर्ड गैस प्रेशर एग्जैक्टली बैलेंस इनवर्स ग्रेविटेशन फोर्स द स्टार रिमेन स्टेबल।
तो इस स्टार में स्टेबल रहता है। ये आपके पास हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे। हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन को समझा रहा हूँ आपको। हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीजें न्यूमेरिकल अगर यूज होगा, डेल पी ओवर आर, डेल पी जी एम आर पी आर। पी प्रेशर को शो करता है बेटे, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एम आर मास इनक्लोज्ड विद द रेडियस, उस रेडियस के अंदर ये इतने रेडियस में कितना मास इनक्लोज है, और पी डेंसिटी ऑफ एट रेडियस है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि डेड प्रेशर डिक्रीज आउटवर्ड, कि जैसे जैसे प्रेशर अपवर्ड मूव हो रहा है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड जा रहे हैं, उनका प्रेशर कम होता जा रहा है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको समझा दिया, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन समझा दी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसने मेरे साथ शेयर की हुई है यहाँ पे। उसने कहा डू यू नो, मैंने कहा हाँ जी की नो, दसो। कहना भाईजान अब प्रिसाइज, एक मिनट, अब पेरसेस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर। ये जो पेरसिक है ये यूनिट है 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है, जिसका डिस्टेंस 31 बिलियन किलोमीटर है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर बेटे ज्यादातर इस तरह के यूनिट्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये जो उसने यूज किया ना, अब पेरसिक 3.26 लीटर्स लाइट ईयर, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के तौर पे। इसको आप एमसीक्यूज के लिए जरूर सोल्व करिएगा। होपफुली यहाँ तक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी जो मैंने गंद मारा है उसको मैं जरा साइड पर कर दूं सारा। अब इसके बाद होता क्या है, जब हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ग्रेविटी इनवर्ड मूव कर रही है, प्रेशर आउटवर्ड मूव कर रहा है, अब इससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाता है कोर का। कोर कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार, या किसी भी चीज के इंटरनल पॉइंट को कोर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में आपने कोर क्लैडिंग पढ़ा होगा। होता क्या है कि सर जब आपके पास एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन में समझाना चाह रहा था। कहता है व्हेन कोर टेम्परेचर रीचेस मिलियंस ऑफ डिग्री, जब इसका इंटरनल टेम्परेचर, ये जो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया, ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मिलियंस ऑफ डिग्री पे चले जाता है इसका टेम्परेचर। तो फिर क्या होता है जी, मिलियंस ऑफ डिग्री पे टेम्परेचर जाने से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई क्या करते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। आपको मैंने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये बात समझाई है अभी। तो वो क्या करते हैं जी, वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। हीलियम आपको पता है एक गैस है, ये उसने फॉर्मूला लिखा है H1+। आपको पता है हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स जो हैं वो मिलके आपके पास ये फॉर्मूला बनाएंगे। ये हाइड्रोजन और ट्रिटियम दोनों आएगा, ये क्योंकि थोड़ी सी मिसप्लेस है यहाँ पे। ये प्रोटियम और ट्रिटियम मिलके हीलियम गैस बनाएंगे, कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, और मैस कन्वर्ट्स टू एनर्जी। आपको पता है जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो अब फिर उसके बाद बनता है जी मेन सीक्वेंस स्टार। ये एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन सीक्वेंस स्टार जो है, ये मेन सीक्वेंस स्टार व्हेन न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार। अब होता क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्यूजन स्टार्ट होती है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो स्टार्स मिलके एक स्टार बनाते हैं, जो पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकल बनाते हैं। अब मेन सीक्वेंस स्टार में क्या होता है कि व्हेन न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट्स, जब न्यूक्लियर फ्यूजन बढ़ती है, स्टार्स कंटिन्यूअसली द प्रोस्टार्स। ये जो प्रोस्टार आपने ऊपर पढ़ा है, ये प्रोस्टार बिकम्स अ मेन सीक्वेंस स्टार। तो ये एक मेन सीक्वेंस स्टार बन जाते हैं। इसको मेन सीक्वेंस स्टेज भी कहते हैं आपके पास, ठीक है। और कहता है अवर सन इज अ मेन सीक्वेंस स्टार। अवर सन जो है वो मेन सीक्वेंस स्टार है। एक्चुअल में हमारा जो सूरज है वो भी इसी स्टेज के ऊपर है कि उसमें भी फ्यूजन हो रही है बहुत सारा, मतलब गैसेस बन रही है, गैसेस के फ्यूजन बनी, गैसेस मिलकर डिफरेंट तरह की गैसेस बना रही है, ठीक है। और देन नियरली 90% ऑफ स्टार्स लाइफ इज स्पेंट इन मेन सीक्वेंस स्टेज। कहता है जो सितारे हैं उनकी 90% जिंदगी इस स्टेज के ऊपर गुजरती है। 90% जो लाइफ है वो इस स्टेज पे गुजरती है। जैसे हमारी, मैं क्या कहूँ फिलहाल अवाम की इंस्टाग्राम पे गुजरती है। खैर, तो ये आपके पास एक्चुअल में मेन सीक्वेंस स्टार है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद बनता है बेटे, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, तीन कंडीशंस की तीन कंडीशन स्टेबिलिटी है इसकी कंडीशंस की, तीन, जस्ट थ्री। कौन कौन सी हैं पढ़ते हैं। थ्री कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी इसकी ये हैं कि सर इफ ग्रेविटी इज ग्रेटर देन प्रेशर। कौन सा प्रेशर, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सर प्रेशर, और बाद आए उतने जाना सी, हाँ ये वाला, ये आप उसके ऊपर आया हुआ, ये ग्रेविटी आपको इनवर्ड कैंसिल गैस के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर उसकी जो स्टेबिलिटी है आपके पास, उसकी तीन रीजंस हैं।
कहता है इफ ग्रेविटी इज ग्रेटर देन प्रेशर, मतलब ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा तो स्टार विल कोलैप्स। स्टार क्या हो जाएगा? कोलैप हो जाएगा, खत्म, तबाह, निस्ता। इफ ग्रेविटी इज लेस देन प्रेशर, स्टार एक्सपैंड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक चीज उसको अपनी तरफ खींच रही है, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है बैलून जो है, बैलून क्या होता है? बैलून कुछ देर बाद उसके अंदर से फ्यूज होने शुरू हो जाती है, डिफ्यूज होने शुरू हो जाती है एयर, ठीक है, और उसका साइज छोटा होना शुरू होता है क्योंकि ग्रेविटी रिस्पेक्ट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेविटी कम है, प्रेशर ज्यादा, स्टार मजीद एक्सपैंड हो जाएगा। इफ बोथ आर सेम देन दे रिमेन स्टेबल। ये आपके पास तीन कंडीशंस हैं व्हेन द स्टार्स बिकम्स कंडीशनल। अब भी अगर समराइजेशन में चले जाए बेटे इसकी, तो इसने ये समराइजेशन इसकी यहाँ लिखी है, समरी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। सबसे पहले निब्यूला बनता है, फिर प्रोटोस्टार आता है, फिर मेन सीक्वेंस स्टार आता है, रेड जेंट बनता है, प्लैनेटरी निब्यूला बनता है। आज मैं सिर्फ आपको मेन सीक्वेंस स्टार तक पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में रेड जेंट वगैरह पे जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है, सन वगैरह पे भी। और फिर प्लैनेटरी निब्यूला बनता है, और फिर उसके बाद वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। ये जो पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग चलता होता है, ब्लैक होल वेरी हाई मैस, मतलब ये वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक ड्वार्फ कैसे बनता है? एक्चुअल में जब स्टार टूटता है ना, स्टार जब टूटता है तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। उसमें से एक हिस्सा ब्लैक होल की तरह चले जाता है, एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक तक के लिए मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज टेलर एवोल्यूशन और कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी तक ये पॉइंट था। की पॉइंट्स अगर मैं इसके आपके साथ डिस्कस करूं तो उसने कहा कि स्टार्स आर बोर्न इन निब्यूला। स्टार जो है वो निब्यूला के अंदर पैदा होते हैं। ग्रेविटी काज कंप्रेशन एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये तमाम चीजें उसने यहाँ पे मैसेज की पॉइंट शेयर किए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, थोड़ा ये स्क्रीन से आउट हो रहे हैं। इसके अंदर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। स्टार्स आर बोर्न इनसाइड। स्टार्स कहाँ बनते हैं जी? निब्यूला में। मेन फ्यूल ऑफ स्टार क्या है? हाइड्रोजन है। फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्टार इज ग्रेविटी है। टेम्परेचर इंक्रीजिंग बिकॉज क्या इंक्रीज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बेटे कौन से आ सकते हैं इसमें से? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है? मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार्स क्या होते हैं? प्रोटोस्टार क्या है? स्टेलर रेवोल्यूशन क्या है? ये आ सकता है। और आपसे ये सारी चीजें एग्जाम्स के लिहाज से पूछी जा सकती हैं। राइट डेफिनेशन फर्स्ट। अब एग्जाम टिप ये है कि आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो कहता है ड्रा नीड डायग्राम, राइट डेफिनेशन फर्स्ट। पहले डेफिनेशन लिखें, फिर डायग्राम ड्राफ्ट करें। कीवर्ड जो हमारे पास, मतलब ये मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, इस टॉपिक के। और डायग्राम प्लस डेफिनेशन प्लस की पॉइंट विल बी फुल मार्क्स। ये की पॉइंट्स को आपने याद रख के इस टॉपिक पे हेल्प आउट कर सकते हैं। स्टेलर एवोल्यूशन को याद रखने के लिए ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं दिमाग में। आपने डेफिनेशन याद रखनी है, आपको ये याद रखना है इसके क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं: प्रेशर, ग्रेविटी, स्टेट इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर फ्यूजन, स्टेट, मेन सीक्वेंस, स्टार स्टेज। फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें पूरे कम मार्क्स आ जाएंगे। इसका बाकी पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।